एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मैथ्स विद एसएस। तो आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, और इसकी जो PDF है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं दे देती हूँ। ओके, तो आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी मैथ्स विद एसएस, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो आज हम लोग पार्ट 3 अपना स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें जून 2009, दिसंबर 2009 एंड जून 2010 के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड? वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग एड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो टीचिंग एड टीचर्स क्यों यूज करते हैं? टीचिंग एड में आपके आ जाते हैं प्रोजेक्टर्स, वाइट बोर्ड्स, ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं वीडियोस। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? टीचिंग एड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनमें इंटरेस्ट जगाते हैं। ठीक है, तो वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड? ऑप्शन है टू मेक टीचिंग फन फिल्ड, टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर स्टूडेंट्स अटेंशन, और फोर्थ है टू मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे को जैसा समझ में आता है, हम उसे उसी ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम टीचिंग एड वैसे ही सिलेक्ट करेंगे जिससे कि बच्चा समझ जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ। ये सारे किस चीज़ में आते हैं? पहला है लर्निंग, सेकेंड है रिसर्च, थर्ड है हेरिडिटी, या फोर्थ है एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज इजी क्वेश्चन, गेस कर लिया होगा आप लोगों ने। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लर्निंग। देखो, एटीट्यूड्स हमारा डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, नॉलेज, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? लर्निंग में आते हैं। ओके, हेरिडिटी मतलब क्या होता है? जो हम अपने पेरेंट्स से जो हमको मिलता है, ठीक है, तो ये होती है हेरिडिटी, जो एक बच्चे में माता पिता से आती है। एक्सप्लेनेशन होगा नहीं। रिसर्च पॉसिबल हो सकता था इफ़ लर्निंग नहीं होता देन। ओके, बट लर्निंग क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल द गिवन ऑप्शंस, सो लर्निंग वुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरैक्ट? इनमें से कौन सा लर्नर को फ्रीडम देता है कि वो इंटरैक्शन कर पाए अपने ढंग से? पहला है यूज़ ऑफ फिल्म, सेकंड लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स, थर्ड स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, या फोर्थ है व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी। यूज़ ऑफ फिल्म होगा नहीं, क्योंकि इसमें फ्रीडम नहीं मिल सकता। ओके, लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स में क्या होता है? ये पूरा इंटायरली आपका टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, ये स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कौन सा है, क्योंकि इसमें लिखा है गिव्स मोर फ्रीडम, जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दे एक बच्चे को इंटरैक्ट करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस। हम छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट करेंगे ताकि बच्चा डिस्कस कर पाए, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर पाए। तो इससे क्या होगा? इससे उसका लर्निंग कैपेबिलिटी इन्हांस होगा, एंड एट द सेम टाइम उसके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपस में लोग डिस्कस करेंगे तो इसलिए स्मॉल ग्रुप डिस्कशन वुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? एटीट्यूड आता है, कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, नॉलेज हो गई, क्या होगा? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इस कॉन्टेक्स्ट में एकदम डिफरेंट है, ठीक है, तो मैच्योरेशन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे दिसंबर 2009 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं।
फ्रॉम क्वेश्चन 5 itself. कह रहा है द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल. कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना खुद का चैनल टेलीकास्ट करती है? ओके, अपना एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट करती है. ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है? इग्नू, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे. सो इसका आंसर होगा हमारा इग्नू. ओके, ये क्रैम करने की चीज़ है, ये आपको रटना पड़ेगा ही. सो इग्नू विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching? इनमें से कौन सी स्किल्स बहुत ज़रूरी है आजकल के टीचर्स को खुद को एडजस्ट करने में? किस में? क्लासरूम एक्टिविटी में. क्लासरूम एक्टिविटी में खुद को एडजस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये इंटायरली टीचर सेंटर्ड है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है आंसर. ओके, फर्स्ट है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, थर्ड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, फोर्थ कंटेंट मास्टरी. सो आप इसमें ऑप्शंस देखना, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इंटायरली रिलेटेड एक दूसरे से. ठीक है, ऑप्शन 2 में ही आपको ऑप्शन 1 आ जाता है. कैसे? जब ऑप्शन 2 में कह रहा है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना. तो इसका क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो होगा ही टीचर को, तब ना वो इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा टीचिंग लर्निंग में. तो हम ऑप्शन 2 को लेंगे, 3 को लेंगे एंड 4 को लेंगे. तो हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी. ओके, सी. ऑप्शन 2 में तो ऑप्शन 1 ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड है. जब नॉलेज रहेगी टेक्नोलॉजी को तभी तो हम उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 हमारा एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन 2, 3, 4 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन 7 कह रहा है हु हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर accreditation of teacher education institution in India. ऑप्शन ए है NAAC and UGC, B NCTE and NAAC, C UGC and NCTE and fourth one is NCTE and IGNOU. तो अगर आपको इसके फुल फॉर्म्स पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. ओके, और नहीं पता है तो गूगल करिएगा, आपको इसके फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे. ठीक है. सो किन्होंने साइन किया था MOU टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए? कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज़ है? एक है NCTE और एक है हमारा NAAC. ये दोनों इंस्टीट्यूशन ने हमारा साइन किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू raise the intellectual standard of the students, second improve the physical standard of the students, third help all round development of students, या fourth imbibe value system in the students. से imbibe मतलब क्या हुआ ना कि बच्चे के अंदर डालना वो चीज़, मतलब इनकलकेट करना. ठीक है, imbibe मतलब उसके अंदर वर्च्यूज़ वैल्यूज़ जो भी चीज़ें उसके अंदर आप डालना बच्चे के अंदर. तो ये होता है imbibe value system in the students. So option for correct answer for this question will be option number C, help all round development of students. बच्चे के all round development के लिए ही टीचर का प्राइमरी ड्यूटी होता है कि बच्चे को all round development करें. ओके, क्योंकि all round development में मेरी सारी चीज़ें आ जाएंगी. फिजिकल स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करने का, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड रेस करने का, वैल्यूज़ देने का, ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाएंगी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी डज द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन अ टीचर? एक टीचर में बच्चा कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद करता है? मतलब पसंद तो सारी करता है बट सबसे ज़्यादा कौन सी क्वालिटी पसंद करेगा? आइडियलिस्ट फिलोसफी, कंपैशन, डिसिप्लिन या एंटरटेनिंग.
ऑब्वियस है कि एंटरटेनिंग होगा, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन तो पसंद करेगा ही करेगा, बट वैसा टीचर जो बीच बीच में एंटरटेन भी करे वो टीचर ज़्यादा पसंद आएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब सारे टाइम तो आप पढ़ नहीं सकते हो, बीच बीच में आपको चाहिए कि हाँ थोड़ा हंसी मजाक भी हो, ओके। सो इसलिए एंटरटेनिंग टीचर ज़्यादा लोग बच्चे पसंद करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंटरैक्टिव होगी और स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड होगी, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ए सेमिनार, बी वर्कशॉप, सी लेक्चर या डी ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन विल बी आवर बेस्ट आंसर, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स इंडल्ज होंगे, डिस्कस करेंगे, अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे, ओके। सो ग्रुप डिस्कशन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पहले दोनों स्टेटमेंट्स देखेंगे, दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और इफ़ इन केस अगर दोनों सही हो जाता है तो फिर हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि क्या मेरा दोनों स्टेटमेंट्स में कोई लिंक है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। एजर्शन, फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रीज़न है, यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट्स। एजर्शन क्या कह रहा है, एक क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करना अच्छा होता है एक क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ऑब्वियस है, अच्छा रहता है अगर हम प्रोजेक्टर्स के थ्रू, प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनमें इंटरेस्ट भी आएगा और इफ़ेक्टिवली वो लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये एजर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बार रीज़न फिर से पढ़ते हैं। यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट, कह रहा है प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ठीक है, हम अपना कंटेंट या कोर्स जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब एक्सटेंसिव कवरेज होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर्स, ठीक है। तो हाँ, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। अगर आप टीचिंग एड्स यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, बच्चे में इंटरेस्ट जगेगा, और इंटरेस्ट जगेगा तो बच्चा जल्दी सीखने की कोशिश करेगा, ओके। सो हाँ, हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब फिर से पढ़ेंगे देखने के लिए कि दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है, ओके। फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी बिकॉज लगा के देखते हैं, बिकॉज यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट। सही बात है, अगर हम प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम कंटेंट को, कोर्स को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो हाँ, हमारा ये पहला स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारे पहले वाले स्टेटमेंट को मतलब रीज़न प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ ये रीज़न हो सकता है, ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसका आंसर होगा हमारा both A and R are true and R is the correct explanation of A, okay. So this is how you need to solve your assertion and reasoning type questions. पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो फिर उनमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, और अगर एक स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो गया, लाइक गलत निकल गया, तो फिर तो रिलेशन का कोई बात ही नहीं रही, ओके। सो assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए। Now next, a successful teacher is one who is compassionate and disciplinarian, quiet and reactive, tolerant and dominating, passive and active. Okay, so best answer इसका होगा compassionate and disciplinarian। देखो बाकी ऑप्शंस में आप देखना, अगर एक वर्ड आपका पॉजिटिव की ओर इशारा कर रहा है तो नेक्स्ट वर्ड उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सीधे नेगेटिव दिखा रहा है, ओके। सेकंड ऑप्शन बी देखना, क्वाइट तो होना नहीं चाहिए, अगर टीचर क्वाइट है तो फिर पढ़ाएगा कौन, ओके। सो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। बट एट द सेम टाइम रिएक्टिव दिया है, तो रिएक्टिव मतलब वो फिर से एक्टिव होकर वो चीज़ पढ़ाए, तो ये हमारा सही हो सकता है। बट क्योंकि क्वाइट दिया है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ओके। देन ऑप्शन सी, टॉलरेंट, यस टॉलरेंट होना चाहिए,
क्योंकि बच्चे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड कितनी बार भी वो पूछ सकते हैं. सो एक टीचर को टॉलरेट होना बहुत ज़रूरी है. टॉलरेट मतलब बर्दाश्त उसे करना पड़ेगा. ठीक है, डोमिनेटिंग नहीं हो. तो एक अच्छा टीचर कभी डोमिनेट नहीं कर सकता अपने स्टूडेंट्स को. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव में क्या होगा, टीचर पैसिव नहीं हो सकता. अगर वो पैसिव है तो फिर वो एक्टिव नहीं होगा, और अगर एक्टिव है तो फिर वो पैसिव नहीं होगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा. सो हमारा बचा के ऑप्शन जो दोनों जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कंपैशनेट होना चाहिए. ठीक है, अपने वर्क पे, अपने प्रोफेशन पे, और डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए. मतलब उसमें एटिकेट्स होने चाहिए. ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए टीचर में. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर. इनमें से कौन सा अच्छा क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है एक टीचर का. पहला है पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी. ओके, सेकंड कंटेंट मास्टरी. ऑप्शन सी कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव. ऑप्शन डी कंटेंट मास्टरी एंड सोशेबल. ओके, ये मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था. कभी भी क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मैक्सिमम ये सारे वर्ड्स अगर दिए हो ना, तो ये समझना कि ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हमारे दिए हैं वो सारे के सारे हैं तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो मैक्सिमम उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है या कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा. ओके, सो सेम इज रिटन ओवर हेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ रहा है. इट मीन्स कि बाकी तीन ऑप्शन तो इम्पॉर्टेंट है, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं. ओके, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, ठीक है, होना चाहिए. कंटेंट मास्टरी होना चाहिए. बिना कंटेंट मास्टरी के ही वुड नॉट बी कॉल्ड अ गुड टीचर, ही और शी वुड. सी कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव. रिएक्टिव मैंने बताया था कि वो एक्टिव रहे हमेशा अपने एक्सप्लेनेशंस को दोबारा बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को दोबारा शेयर करने के लिए, या स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आए तो उसे समझाने के लिए. ठीक है, और फोर्थ है कंटेंट मास्टरी एंड सोशेबल. तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कि कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव होना चाहिए. मोस्ट यही ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ. प्राइमरी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर का कहाँ पे लाई करती है. ठीक है, टीचर्स एडजस्टमेंट पूछ रहा है. इट मीन्स टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि टीचर कहाँ पे ज़्यादा एडजस्ट करता है. ठीक है, चिल्ड्रेन के साथ, प्रिंसिपल के साथ, टीचर हिमसेल्फ या कम्युनिटी. सी, ऑप्शन सी और डी तो इंटायरली इररेलेवेंट है, क्योंकि एक टीचर, वो टीचर खुद से तो नहीं एडजस्टमेंट करेगा. कम्युनिटी का इसमें यहाँ कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वी आर स्टडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन यहाँ होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज द चिल्ड्रेन एंड प्रिंसिपल. सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन आएगा, प्रिंसिपल आएगा हमारा, क्योंकि प्रिंसिपल जैसा बोलेगा अल्टीमेटली टीचर को तो वैसे ही करना है ना. अगर प्रिंसिपल बोलेगा आपको कि 2 घंटे आपको पढ़ाना है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो 2 घंटे पढ़ाएगा, भले स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें या ना चाहें. तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ पे लाई करेगी, एक प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल उसको जैसे बोलेगा उसको वैसा करना है. अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल ही उस टीचर को रखा है जॉब पे. तो इसलिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो वो प्रिंसिपल होगा. ओके, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता तो हम चिल्ड्रन आंसर देते या स्टूडेंट्स आंसर देते. ओके, बट हेयर इन दिस क्वेश्चन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आस्किंग, सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसमें प्रिंसिपल होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल, will be the correct option, correct answer for this question. Next, as per NCTE norms, what should be the staff strength for a unit of 100 students at B8 level? B8 level में
100 स्टूडेंट्स में स्टाफ का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मतलब 100 स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है, एज़ पर NCTE नॉर्म्स। और ये 2008 है ना, 2009 है, सॉरी, हाँ, दिसंबर 2009 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर, 1+10, ठीक है, 1+10 मतलब एक 10 स्टाफ होगा और एक सीनियर स्टाफ होगा, ठीक है, तो वो मिलके 100 स्टूडेंट्स को, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होगा 100 स्टूडेंट्स को संभालने का, वो होगा 1+10, ओके। नाउ नेक्स्ट, and this is the, I hope so, last question of today's session. No, it is the second last, okay। कह रहा which one of the following statements is correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। Syllabus is an annexure to the curriculum. Curriculum is the same in all educational institutions. Option C, curriculum includes both formal and informal education. Option D, curriculum does not include methods of evaluation. Okay, A है syllabus is the annexure to the curriculum, ठीक है। B क्या कह रहा है, curriculum is the same in all educational institution. Is it हर इंस्टीट्यूशन में करिकुलम क्या सेम होता है, ऐसा तो नहीं है ना। करिकुलम हर इंस्टीट्यूशन, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेम नहीं होता है, बिकॉज करिकुलम इज बेसिकली, यू कैन से इट इज़ बेस्ड अपॉन द एक्सेसिबिलिटी, और यू कैन से ऑटोनॉमी and diversity of various states. So you can't say कि curriculum is same in all educational institution. So option B will be eliminated, okay. Option D कह रहा है curriculum does not include methods of evaluation. No, curriculum includes methods of evaluation. Evaluation हम करेंगे तभी तो पता चलेगा कि students का क्या level है. So curriculum includes methods of evaluation. And syllabus is the annexure to the curriculum. नहीं, ये भी नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। करिकुलम में हमारे फॉर्मल एजुकेशन भी आते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या हुआ, जो हम स्कूल में जो हम टीचर से सीखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा करिकुलम। और इनफॉर्मल हो गए जो हम फ्रेंड से सीखते हैं या रिलेटिव से। तो करिकुलम में इनफॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाता है कि आपको कैसे सोशली, आपको कैसे इंटरैक्ट करना है लोगों से। तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक तरह का इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया, ओके। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। डन, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 17. Research has shown that the most frequent symptom of nervous instability among teachers is. रिसर्च से पता चला है कि सबसे फ्रीक्वेंटली जो सिम्टम है टीचर के नर्वस होने का, वो क्या है। टीचर में जो नर्वसनेस आता है उसका जो सिम्टम है वो क्या है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है। ऑप्शन ए डाइजेस्टिव अपसेट्स, नो। ऑप्शन बी फैटीग। फैटीग क्या होता है ना, जैसे बहुत थक गया है जो टीचर, तो अगर वो नर्वस है तो उसके थकावट से आप नहीं जज कर सकते हो कि हाँ वो नर्वस है, ठीक है। वो थका हो सकता है, कोई और रीज़न से भी थका हुआ हो, ठीक है। सो यू कैन जज फ्रॉम दिस वर्ड दैट द टीचर इज़ नर्वस और नॉट। वरी, कुछ सूट नहीं कर रहा खास। एक्सप्लोसिव बिहेवियर, येस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप उसके बिहेवियर से आप पहचान लोगे कि हाँ टीचर नर्वस है। अगर कोई टीचर बहुत डरा हुआ है, वो पढ़ा नहीं पा रहा ठीक से, तो आप उसके बिहेवियर से आप पहचान जाओगे कि हाँ कि टीचर बहुत डरा हुआ है। तो एक्सप्लोसिव बिहेवियर होगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर भी करिएगा आगे, ओके। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। फर्दर आपको अगर पढ़ना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से तो, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कम्युनिकेशन के और रिसर्च के भी मैं PYQs लाई हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ. ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय.